तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनोस जो टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी कीवर्ड बन सकते हैं इनको हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि ज्योग्राफी यूनिट 1 जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, इसमें टोटल पाँच नहीं मतलब 6 टॉपिक है। एक है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक, तीसरा है कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी, चौथा है अर्थक्वेक और पांचवा है वोल्केनोस और छठा है आपका सुनामी। जिसमें से आपका सुनामी, वोल्केनोस और अर्थक्वेक ये तीनों टॉपिक को प्लेट टेक्टोनिक के साथ जोड़कर ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग अर्थक्वेक क्या है उसके बारे में जाने, यानी भूकंप के बारे में, और साथ ही साथ अर्थक्वेक वाले टॉपिक को प्लेट टेक्टोनिक के साथ जोड़कर भी हम लोग पढ़े। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग ज्वालामुखी क्या है इसके बारे में जानेंगे और फिर ज्वालामुखी को यानी कि वोल्केनोस को प्लेट टेक्टोनिक के साथ भी हम लोग जोड़कर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का कीवर्ड। तो सबसे पहले ज्वालामुखी के बारे में आपको बताना चाहिए कि ज्वालामुखी क्या है। तो ये जो है एक आपका वोल्केनो और एक आपका वोल्केनोसिटी। तो वोल्केनो प्लस वोल्केनोसिटी इज इक्वल टू वोल्केनोनिज्म है ना, ये कहते हैं इसको। तो उसको भी याद रखिएगा कि वोल्केनो प्लस वोल्केनोसिटी इज इक्वल टू वोल्केनोनिज्म है ना, वोल्केनोनिज्म, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ज्वालामुखी का परिचय और भी दीजिएगा कि ज्वालामुखी क्या होता है। एक बढ़िया सा बताइएगा कि किसी क्रेटर या फिर दरार के सहारे जब पृथ्वी के धरातल पर मैग्मा का प्रस्फुटन लावा के रूप में होता है तो उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक ना, इसको आप बताइएगा और एक मैप बना दीजिएगा सुंदर सा कि ठीक है, क्रस्ट है, नीचे में आपका एस्थेनोस्फीयर था, उसके ऊपर क्रस्ट है, नीचे से आपका मैग्मा चैम्बर बाहर निकल रहा है, फिर आपका जो ज्वालामुखी शंकु पर्वत बनता है, कहीं पे ज्वालामुखी नली बनता है, कहीं पे ज्वालामुखी क्रिएटर होता है और इसके सहारे ये बाहर निकलता है। तो वो भी आप मैप बना दीजिएगा, ठीक है ना। ये बतला दीजिएगा कि ज्वालामुखी क्या होता है, इसका परिचय दे दीजिएगा सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट आपको बतलाना होगा कि ज्वालामुखी के 3 संगठक होते हैं। संगठक बोले तो इसके 3 संगठक यानी कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन होता है वो देख लीजिए आप। एक तो होता है आपका ज्वालामुखीय शंकु यानी कि कोन, दूसरा होता है ज्वालामुखीय मुख यानी कि क्रिएटर, और तीसरा होता है ज्वालामुखीय नली यानी कि पाइप। ये भी बतलाइएगा, एक इस तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्रस्ट हो गया, नीचे ये आपका एस्थेनोस्फीयर हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये मैग्मा चेम्बर है, बाहर निकल रहा है लावा, इस तरह से आपको दिखलाना होगा। लावा है जो ये बाहर निकल रही है। ये आपका ज्वालामुखी शंकु पर्वत हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये एस्थेनोस्फीयर हो गया, ठीक है ना। ये आपका मैग्मा चेम्बर हो गया, यहाँ पे आपका क्रिएटर हो गया, ज्वालामुखी मुख या फिर नली बोलते हैं वो हो गया आपका। तो इस तरह करके आपको बतलाना होगा 3 चीज़ है ना। क्या क्या बताइएगा, तो पहला आप ज्वालामुखी शंकु यानी कोन के बारे में बतलाइएगा कि ये क्या है, इसके बारे में बतलाइएगा। उसके बाद ज्वालामुखी नली के बारे में बतलाइएगा, फिर आप ज्वालामुखी मुख यानी क्रिएटर के बारे में बतलाइएगा। तीनों के बारे में 2-2 3-3 लाइन याद कर लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ज्वालामुखी क्या है वो आप समझिए, और ज्वालामुखी का संगठक ये जो है 3 ठो, इसको आप याद रख लीजिएगा कीवर्ड के रूप में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी का वर्गीकरण या फिर इसका प्रकार। तो ज्वालामुखी वर्गीकरण या फिर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण या फिर प्रकार, इसका देख लीजिए। तो ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण करते हैं हम लोग 2 आधार पर करते हैं। एक तो आपका है उद्भेदन के आधार पर, क्या, तो एक है आपका उद्भेदन के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है उद्भेदन के कार्यकाल के आधार पे। एक तो जो उद्भेदित हो रही है यानी कि उद्भेदन जो हो रहा है उसके आधार पे है, और एक आपका उद्भेदन का कार्यकाल कितना लंबा है कितना छोटा है उसके आधार पे भी इसको बांटते हैं। ठीक है, अच्छा, उद्भेदन के अनुसार ज्वालामुखी का जो प्रकार है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक है आपका केंद्रीय उद्भेदन या फिर विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन या फिर इसी को ही विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी कहा जाता है। और दूसरा होता है आपका सुषुप्त
प्रकार की या फिर दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। तो सिंपल सा बात याद रख लीजिएगा। क्या याद रखना है वो देख लीजिए आप। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला इसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बताना होगा कि ज्वालामुखी का जो प्रकार है वो दो तरह का ज्वालामुखी होता है। एक आपका उद्भेदन के अनुसार ज्वालामुखी 2 प्रकार का, और उद्भेदन के कार्यकाल के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार का। उद्भेदन बोले तो हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ इरप्शन। तो उद्भेदन के अनुसार यानी कि मोड ऑफ इरप्शन, तो इसको बोलते हैं उद्भेदन के आधार पे यानी कि मोड ऑफ इरप्शन। और फिर है उद्भेदन के कार्यकाल के आधार पे यानी कि पीरियड ऑफ इरप्शन। तो मोड ऑफ इरप्शन और पीरियड ऑफ इरप्शन इसको याद कर लीजिए। मोड ऑफ इरप्शन यानी कि उद्भेदन के आधार पे 2 तरह का होता है। एक होता है केंद्रीय उद्भेदन, इसी को विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी भी कहते हैं। दूसरा है सुषुप्त प्रकार की, जिसको हम लोग दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीरियड ऑफ इरप्शन यानी कि उद्भेदन के कार्यकाल के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। एक है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, एक है आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी, और एक है आपका मृत्यु यानी कि डेड ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी को बोलते हैं हम लोग एक्टिव वोल्केनोस। फिर है निष्क्रिय ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं हम लोग डोरमेंट वोल्केनोस। और तीसरा है आपका मृत्यु ज्वालामुखी, जिसको हम लोग डेड वोल्केनोस कहते हैं। तो ये 3 तरह का जो है आपका ज्वालामुखी देखने को मिलता है। कितने तरह का? तो 3 तरह का ज्वालामुखी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार है आपको पता चल गया है। अब ये जो प्रकार है, ये ज्वालामुखी का प्रकार, इसको आप याद कर लीजिएगा बुक से, नोट्स से। तो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, इसको आप डिटेल से बतलाइएगा, 1 पेज पूरा बतलाइएगा। ठीक है ना, और इसको भी आप बतलाइएगा डिटेल से। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका सुषुप्त प्रकार की जो ज्वालामुखी है, जिसको हम लोग दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी कहते हैं, इसको भी आप बतलाइएगा डिटेल से एक एक करके। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपका केंद्रीय उद्भेदन या फिर जो विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी है, केंद्रीय उद्भेदन यानी कि जो सेंट्रल इरप्शन जो वोल्केनोस है, इसको देखिए हम लोग। तो इसमें आप पाइएगा कि विस्फोट की तीव्रता, लावा की सयानता एवं ज्वालामुखीय उद्गार की अवधि के आधार पर केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी है, यानी कि जो सेंट्रल इरप्शन वाला जो वोल्केनोस है, इसको 5 उप प्रकार में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो सेंट्रल इरप्शन वोल्केनोस है, इसको फिर से अगेन कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 5 भागों में बांटा गया। ऐसे 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 करके 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? तो पहला है आपका हवाई प्रकार की ज्वालामुखी। क्या है? हवाई प्रकार की ज्वालामुखी, जो कि आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है। हवाई प्रकार की ज्वालामुखी आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है। दूसरा है आपका स्ट्रैम्बोलिक प्रकार की ज्वालामुखी। स्ट्रैम्बोलिक प्रकार की ज्वालामुखी, जो कि लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में, यानी कि मेडिटेरेनियन सी में है। तो पहला है हवाई प्रकार की ज्वालामुखी, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में है। दूसरा है स्ट्रैम्बोलिक प्रकार की ज्वालामुखी, जो कि लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में है। तीसरा है वोल्केनो प्रकार की ज्वालामुखी, जो कि इटली में है। और इसी वोल्केनो प्रकार की ज्वालामुखी के आधार पे ही इसका जो नाम है वो वोल्केनोस पड़ा है ज्वालामुखी को। तीसरा है आपका पीली प्रकार की वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, जो कि आपका कैरेबियन द्वीप समूह में है, कैरेबियन आइसलैंड में है। और पांचवा है आपका वेसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी, जो कि आपका इटली में देखने को मिलती है। तो केंद्रीय उद्भेदन यानी कि सेंट्रल इरप्शन प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है, उसको 5 भागों में बांटा जाता है। हवाई प्रकार की ज्वालामुखी, स्ट्रैम्बोलिक प्रकार की ज्वालामुखी, वोल्केनो प्रकार की ज्वालामुखी, पीली प्रकार की ज्वालामुखी, वेसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी, ये सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। आप अब एक एक करके बताइएगा कि हवाई प्रकार की ज्वालामुखी क्या है, कहाँ पे होता है, इसका क्या फीचर्स है। फिर आप दूसरा बताइएगा स्ट्रैम्बोलिक प्रकार की ज्वालामुखी क्या है, इसके बारे में बताइएगा। यानी कि पांचों को डिटेल से एक एक करके आपको बतलाना होगा, पांचों के बारे में डिटेल से। क्लियर? 2 पेज लगेगा केवल पांचों के बारे में बतलाने में, सर पढ़ाएं डिटेल से। ठीक है ना। तो कौन कौन?
देख लीजिए यहाँ पे हवाई प्रकार की ज्वालामुखी, स्ट्रैम्बोलिक प्रकार की ज्वालामुखी, वल्केनो प्रकार की ज्वालामुखी, पीली प्रकार की ज्वालामुखी, वेसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी। पांचों ज्वालामुखी को आपको डिटेल से बतलाना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए, पहला तो ये हो गया आपका केंद्रीय उद्भेदन प्रकार की ज्वालामुखी, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर इरेप्शन टैप्स वोल्केनोस हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका सुषुप्त ज्वालामुखी या फिर सुषुप्त प्रकार की ज्वालामुखी, जिसको हम लोग बोलते हैं दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी। और सेंट्रल इरप्शन को ही हम लोग बोलते हैं विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी। और सुषुप्त प्रकार की ज्वालामुखी को ही बोलते हैं हम लोग दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी। ठीक ना। तो फिर आपको बतलाना होगा कि ये जो आपका सुषुप्त या फिर दरारी उद्भेदन वाला जो ज्वालामुखी है ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको बतलाना होगा। डिटेल से इसके बारे में भी बतलाना होगा। कम से कम इसके बारे में भी आधा पेज आपको पता होना चाहिए। कम से कम 15 से 20 पेज, 20 लाइन, 15 से 20 लाइन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर आपको बतलाना होगा क्या, वो देख लीजिए। सुषुप्त प्रकार की ज्वालामुखी या फिर इसी को दरारी उद्भेदन प्रकार की ज्वालामुखी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से बतलाना होगा। इसके बाद फिर इसी में आप जो है वो यहाँ पे देखते होंगे कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो क्या क्या निकलता है। तो आप पाते होंगे कि कुल गैसों का लगभग 90% से भी ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। फिर आपका विभिन्न प्रकार की गैस निकलते हैं, जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन निकलता है, उसके बाद कुछ कुछ अन्य जो रेडोन गैस है वो सभी निकलते हैं। इनके अलावा ज्वालामुखी राख निकलता है, आइस। उसके अलावा ज्वालामुखी धुलकन निकलता है, ज्वालामुखी बॉम्ब निकलता है जो कि अर्ध ठोसीय लावा का गोला होता है, ये निकलता है। इसके अलावा देखें तो आप वो निकलता है आपका वो, रुकिए ज़रा सा, इसके अलावा आपका पायरोक्लास्टिक पदार्थ भी निकलते हैं, कई सारे पायरोक्लास्टिक पदार्थ निकलते हैं कई सारे, ये भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो है लावा निकलता है, यानी कि तरल चट्टान निकलता है। और ये जो लावा है, लावा जो निकलता है तरल चट्टान, तो लावा में क्या होता है, सिलिका होता है। तो वही सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा को दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो जो लावा निकलता है, लावा को भी, लावा कहने मतलब तरल जो चट्टान है एक तरह से, लावा निकला बाहर, बाहर आया, ठंडा हुआ, वही चट्टान बन गया। तो जो जो आपका तरल लावा है वही आपका, तरल जो चट्टान है वही आपका लावा हो गया। ठीक है ना। तो इस लावा को सिलिका की मात्रा के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं। तो ये रहा आपका दो भाग, कौन कौन है। पहला है आपका क्षारीय, जिसको हम लोग क्षारीय लावा या फिर मैफिक लावा या फिर इसी को बेसाल्टिक लावा भी कहा जाता है। तो क्षारीय लावा, मैफिक लावा, बेसाल्टिक लावा, ये तीनों एक ही का नाम है। ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल से बतलाना होगा कि जो आपका मैफिक लावा, जिसको हम लोग क्षारीय लावा, जिसको हम लोग बेसाल्टिक लावा कह रहे हैं, इसका क्या विशेषता है वो बतलाना होगा आपको। कम से कम आधा पेज सर पढ़ाए हैं, तो आधा पेज आपको भी पता होना चाहिए, थोड़ा उससे कम भी रहे तो चलेगा। और दूसरा है आपका अम्लीय लावा, फेल्सफिक लावा या फिर इसी को हम लोग ग्रेनाइटिक लावा कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। पहला है आपका क्षारीय लावा, मैफिक लावा, बेसाल्टिक लावा, तीनों एक ही हैं। दूसरा है अम्लीय लावा, फेल्सफिक लावा और उसी को ग्रेनाइटिक लावा कहते हैं, तीनों एक ही है। तो ये दो प्रकार हो जाएगा। तो क्षारीय लावा, मैफिक लावा, बेसाल्टिक लावा तीनों एक है। फिर अम्लीय लावा, फेल्सपिक लावा, ग्रेनाइटिक लावा, तीनों एक। इस तरह से करके आपको सिलिका की मात्रा के आधार पे लावा जो दो प्रकार के इसको भी बतलाना होगा। फिर इसको भी आपको डिटेल से बतलाना होगा, इसका विशेषता क्या है क्या नहीं है। सो इसका भी विशेषता जो है वो आपको पूरा डिटेल से बतलाना होगा। इसमें भी आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये वाला जो पॉइंट था वो आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग इसकी आगे की चर्चा करते हैं। इसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट बतलाना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस, कि जो वोल्केनोस है, जो आपका ज्वालामुखी है, वो कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती है, बिखरी हुई है। तो बताया जाता है कि विश्व में ज्वालामुखियों का जो वितरण है वो प्लेट सीमा के द्वारा निर्धारित होता है। विश्व के लगभग 80% ज्वालामुखी अभिसरी सीमा या फिर जो विनाशात्मक किनारों के सहारे ही पाए जाते हैं। वहीं जो 15% ज्वालामुखी जो है वो अपसरी सीमा के सहारे, और जो शेष जो आपका बच रहा है 5% वो अंतरा प्लेट क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि प्लेट के बीच में पाए जाते हैं ज्वालामुखी। ये अब बताया जा रहा है कि 80% जो आपका जो वोल्केनोस है, ज्वालामुखी है, वो आपका प्लेट
वो आपका प्लेट सीमा के बोलते हैं ना कि अभिसरित सीमा में मिलता है, और 15% जो है वो आपका अपसरित सीमा में मिलता है, और 5% जो है वो आपका अंतरा प्लेट सीमा में मिलता है। ये सभी पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि 80% जो है वो आपका अभिसरित सीमा में मिलता है। 80% अभिसरित सीमा बोले, इसी को हम लोग बोलते हैं विनाशात्मक किनारा, यहीं पे मिलता है। 15% आपका अपसरित सीमा में मिलता है। यहाँ पे अंतरा प्लेट लिख दिए हैं, गलत है ये। 15% आपका अपसरित सीमा मिलता है। ये डाटा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप हटाइए, इससे याद मत कीजिएगा, याद रखिएगा, देख लीजिए। एक मिनट रुकिए। 80% अपसरित सीमा में, नहीं अपसरित नहीं, अभिसरित, ठीक है। 15% अपसरित और 5% आपका अंतरा प्लेट में, ठीक है। तो 80% अभिसरित सीमा में, 15% अपसरित सीमा में, और 5% अंतरा प्लेट में आपका देखने को मिलता है क्या, तो ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद आपको बतलाना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार वर्ल्ड में 4 ज्वालामुखीय क्षेत्र हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक जो आपका थ्योरी है, इस थ्योरी के अनुसार अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में 4 ज्वालामुखीय क्षेत्र है। कितने, तो 4 जो है वो आपके ज्वालामुखीय क्षेत्र है। कौन कौन है? पहला है आपका परिप्रशांत क्षेत्र। क्या है? परिप्रशांत क्षेत्र है ये। पहला क्या है? तो पहला है आपका परिप्रशांत क्षेत्र। फिर आपको परिप्रशांत क्षेत्र के बारे में बताना होगा कि प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र को परिप्रशांत क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत एंडीज और रॉकी पर्वतमाला, अलास्का, एल्यूसियन द्वीप समूह, फिर आपका कमचटका प्रायद्वीप, जापान द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह, न्यूजीलैंड द्वीप समूह इत्यादि को शामिल किया जाता है। और इस संपूर्ण क्षेत्र में केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस कारण इसको रिंग ऑफ फायर जोन भी कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर जोन क्या है वो भी आपको बतलाना होगा। इस तरह करके आपको यहाँ पे बतला देना होगा डिटेल से। उसके बाद आपको ये भी बतलाना होगा कि केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी यहाँ पे पाए जाएंगे परिप्रशांत क्षेत्र में, जिनकी जो ऊंचाई है वो सापेक्षिक रूप से क्या होगी, अधिक पाई जाएगी। जैसे अगर हम लोग देखें कुछ आपका ज्वालामुखी पर्वत भी बना है, जैसे कि माउंट एकांकागुआ, ये वर्ल्ड की बिगेस्ट ज्वालामुखी पर्वत है। ये मृत है यानी कि डेड है, और ये इंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट एकांकागुआ। ये आपका ज्वालामुखी उद्गार से बना है ये पर्वत। उसके अलावा है दूसरा आपका माउंट केटापेक्सी, ये आपका इक्वाडोर में है, और ये विश्व की सबसे ऊंची जागृत यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है। इसके अलावा है माउंट शास्ता, माउंट हेलेन, इसके अलावा है माउंट हुड, फिर है आपका माउंट फुजी जो कि जापान में है, माउंट रेनियन है, इसके चारों ओर आपका ब्रिटेन फैला हुआ है। फिर आपका माउंट मेयॉन है जो कि आपका फिलीपींस में है। इन सभी ये सभी जो है बहुत हाइट पे मिलते हैं। सबका जो हाइट है लगभग 4000 मीटर से सबका अधिक है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए आप सेकंड नंबर, तो पहला है परिप्रशांत क्षेत्र, इसको डिटेल से बतलाने के बाद आप बताइएगा दूसरा जो है वो आप बताइएगा मध्य सागरीय कटक बेल्ट, इसके बारे में बताइएगा कि मध्य सागरीय कटक बेल्ट यहाँ पे भी जो है वो आपका ज्वालामुखी देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊपर डिटेल से बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि यहाँ पे आपका बहुत सारे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका की बिगेस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा माउंट एल्गन है, माउंट कीनिया है, माउंट रूजन जोरी है, ये सभी याद कर लीजिएगा। थर्ड नंबर है आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी या फिर अंतः महाद्वीपीय कहते हैं इसको। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी या फिर अंतः महाद्वीपीय पेटी, यहाँ पे भी जो है वो आपका ज्वालामुखी देखने को मिलता है इस वाले रीजन में, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय पेटी यहाँ पे अंतः महाद्वीपीय पेटी, यहाँ पे भी कई सारे ज्वालामुखी मिलते हैं, जैसे कि आपका विसुवियस ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोलिक ज्वालामुखी, कराकाटोवा ज्वालामुखी इत्यादि।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो इसके अंतर्गत ये सभी, अच्छा इसको आप नोट से ही पढ़िएगा डिटेल से। इसके अलावा अंतरा प्लेट क्षेत्र में भी कई सारे ज्वालामुखी मिलते हैं, जैसे कि मोना लोवा, मोना किया हवाई द्वीप में है ये, यूनियन ज्वालामुखी इत्यादि, ये सभी ज्वालामुखी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस तरह से देखिएगा तो आइए आपका ज्वालामुखी वाला जो टॉपिक है वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ज्वालामुखी में आपको क्या क्या बतलाना है, सबसे पहले ज्वालामुखी का परिचय दीजिएगा, ज्वालामुखी के 3 संघटक है वो बताइएगा, ज्वालामुखी का वर्गीकरण या फिर उसका प्रकार जो है वो बताइएगा, फिर आप बताइएगा केंद्रीय उद्भेदन का जो है 5 गो अलग से उप प्रकार है उसको बताइएगा, फिर आप एक एक करके बताइएगा केंद्रीय उद्भेदन क्या है, फिर सुषुप्त प्रकार की ज्वालामुखी क्या होता है वो बताइएगा, फिर लावा को सिलिका की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है उसको बताइएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि आपका जो ज्वालामुखी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे विश्व में वो कहाँ कहाँ पे है वो बतलाइएगा। 4 गो मेन क्षेत्र है, परिप्रशांत क्षेत्र, मध्य सागरीय कटक बेल्ट और मध्य सागरीय पेटी या फिर इसी को हम लोग अंतर महाद्वीपीय कहते हैं। चौथा है आपका अंतरा प्लेट क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में जो ज्वालामुखी का आपका ये देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप जब बतला दीजिएगा तो फिर ये वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्वालामुखी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको बताया गया था कि ज्वालामुखी कभी भी सिंगल नहीं पूछेगा जेपीसीएस एग्ज़ाम में, इसको हमेशा क्या करेगा, तो इसको जो है वो हमेशा प्लेट टेक्टोनिक के साथ ही जोड़कर पूछेगा, प्लेट टेक्टोनिक के साथ इसको हमेशा जोड़कर ही पूछेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आप देख लीजिए। तो ज्वालामुखी यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब ज्वालामुखी को प्लेट टेक्टोनिक के साथ हम लोग जोड़कर पढ़ते हैं, किसके साथ, तो प्लेट टेक्टोनिक के साथ जोड़ के पढ़ते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक एंड वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म। तो प्लेट टेक्टोनिक एंड वोल्केनिज्म। तो प्लेट टेक्टोनिक एंड वोल्केनिज्म इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना होगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत विश्व में पाए जाने वाले सक्रिय ज्वालामुखियों के वितरण तथा उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान करता है, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के ज्वालामुखी का प्रत्यक्ष संबंध एस्थेनोस्फीयर से होता है तथा उनकी जो उत्पत्ति एवं क्रियाओं को प्लेटों की गति के आधार पर समझा जा सकता है। और इस सिद्धांत के अनुसार प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो एक होता है आपका अपसरण गति, यानी कि दोनों अलग अलग जा रहे हैं, एक होता है आपका अभिसरण गति, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और एक आपका समानांतर गति, यानी कि दोनों मतलब जो है एक दूसरे के समान चल रहे हैं। ये आपका यहाँ पे बतलाया गया था। इसके बाद आप तीनों को एक एक करके डिफाइन कीजिएगा, एक एक को उठाइएगा, एक एक को डिफाइन कीजिएगा। सबसे पहले आप बताइएगा कि प्लेटों की अपसरण गति जब होती है तो उससे ज्वालामुखी का उत्पत्ति कैसे होता है। एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर आ रहा है, तो इससे ज्वालामुखी का उत्पत्ति कैसे होगा, इसको एक पेज में बताइएगा। उसके बाद है प्लेटों की अभिसरी गति एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति, यानी कि एक प्लेट इधर आ रहा है, एक प्लेट इधर आ रहा है, इससे कैसे ज्वालामुखी उत्पन्न होता है वो बतलाइएगा। उसके बाद है प्लेटों की समानांतर गति के कारण, यानी कि एक प्लेट ऊपर जा रहा है, एक प्लेट नीचे आ रहा है, एक प्लेट नीचे आ रहा है, एक प्लेट ऊपर जा रहा है, या फिर दोनों प्लेट ऊपर जा रहा है, या फिर दोनों प्लेट नीचे आ रहा है। तो इस तरह का जो गति है इसको बोलते हैं समानांतर गति। तो प्लेटों का समानांतर गति और ज्वालामुखी का जो है वो उत्पत्ति कैसे होती है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा बतलाना होगा। ठीक है, यहाँ पे बता दीजिएगा आप। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे सिलेबस से बाहर है लेकिन सर इसको समझाए थे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और वो क्या है वो देख लीजिए। ये आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी सकता है यहाँ पे स्थलाकृति से संबंधित, कि ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, कि ऐसी कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं जो आपका ज्वालामुखी के द्वारा बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित स्थलाकृतियाँ, क्या बोले हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित स्थलाकृतियाँ। एक है आपका अंतःभेदी स्थलाकृतियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव। एक है आपका अंतःभेदी और एक है आपका बहिर्भेदी स्थलाकृतियाँ। अंतःभेदी जो स्थलाकृतियाँ हैं इसको बोलते हैं इंट्रूसिव टोपोग्राफी, और जो आपका वही भेदी स्थलाकृतियाँ हैं इसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव स्थलाकृति को, यानी टोपोग्राफी। तो अंतःभेदी यानी कि इंट्रूसिव और बहिर्भेदी यानी कि एक्सट्रूसिव, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो एक एक करके बताया जाएगा। सबसे पहले आप अंतर्भेदीय स्थलाकृतियों के बारे में जान लीजिए। ये विजिबल नहीं होता है, ये पृथ्वी के भीतर होता है, ये हम लोग को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अंतर्भेदीय स्थलाकृतियाँ यानी कि इंट्रूसिव टोपोग्राफी कौन कौन है, इसकी निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है कैसे नहीं होती है, वो आपको नोट्स में मिलेगा, वो पढ़ लीजिएगा आप। और इसमें 3 तरह का जो है वो आपको देखने को मिलता है स्थलाकृति। एक है आपका बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, इसका मैप बनाना है ज़रूर से, एक पेज में इसको डिटेल से समझाया गया ये क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद सेकेंड है आपका फैकोलिथ, जिसको हम लोग फैकोलिथ और लेपोलिथ भी कहते हैं, फैकोलिथ और लेपोलिथ भी कहा जाता है। ये क्या है इसका मैप बताइएगा और इसको फिर डिटेल से समझाइएगा। थर्ड है आपका डाइक सील एंड सीट। तो डाइक सील एंड सीट क्या है इसके बारे में मैप बनाइएगा और डिटेल से बताइएगा। तो ये अंतर्भेदी स्थलाकृतियाँ यानी कि इंट्रूसिव टोपोग्राफी है, जो कि आपका 3 तरह का होता है। अंतर्भेदी स्थलाकृतियाँ का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका निर्माण का जो प्रक्रिया है वो आप बता दीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद फिर बैथोलिथ, पैकोलिथ, लेपोलिथ, फिर डाइक सील सीट के बारे में बताइएगा। तो आपका अंतर्भेदी स्थलाकृतियाँ जो है वो वाला कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप अंतर्भेदी स्थलाकृतियाँ के बाद जो है वो आपको बतलाना होगा वही भेदी स्थलाकृतियाँ यानी कि एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी के बारे में। और आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि जो आपका वही भेदी स्थलाकृतियाँ हैं यानी कि एक्सट्रूसिव जो आपका टोपोग्राफी है, ये आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का। जैसे कि आपका ज्वालामुखी जो है वो उद्भेदन के अनुसार यानी कि आपका इरप्शन के अनुसार यानी मोड ऑफ इरप्शन के अनुसार 2 प्रकार का था, केंद्रीय इरप्शन और आपका सुषुप्त प्रकार की ज्वालामुखी, है ना। और उद्भेदन के कार्यकाल यानी कि आपका पीरियड ऑफ इरप्शन के आधार पे 3 प्रकार का था, एक्टिव, डोरमेंट और डेड, ये बताया गया था। उसी प्रकार वही भेदी स्थलाकृतियाँ 2 प्रकार की होती है। एक आपका केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ और दूसरा होता है दरारी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ। केंद्रीय उद्गार यानी कि जो आपका सेंट्रल इरप्शन से जो है निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं टोपोग्राफी है। दूसरा है आपका दरारी उद्गार यानी कि फिशर से जो निर्मित है स्थलाकृतियाँ उसके बारे में बतलाना है। फिशर इरप्शन से निर्मित स्थलाकृतियाँ टोपोग्राफी के बारे में बतलाना होगा। कौन कौन है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले जब केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ होती है तो वो बनती है आपकी कैसा, तो वो बनता है आपका सिंडर शंकु के जैसा बनता है, वो आपको बताना होगा। सिंडर शंकु बनता है। फिर आपका सेकेंड बनता है मिस्र या फिर प्रदार शंकु बनता है, ऐसा भी कुछ चट्टान बनता है। तीसरा बनता है आपका परजीवी शंकु, पैरासाइट कोन के जैसा बनता है। चौथा बनता है आपका अम्लीय लावा शंकु, ये भी याद रख लीजिएगा। पांचवा बनता है आपका क्षारीय लावा शंकु, इसके बारे में भी याद रख लीजिएगा। तो सेंट्रल इरप्शन से यानी कि केंद्रीय उद्गार से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं वो 5 प्रकार के हैं। एक आपका सिंडर शंकु, इसका मैप इसका डिटेल्स। फिर है मिस्र या फिर प्रदार्थ शंकु, इसका मैप इसका डिटेल्स। फिर है तीसरा पैरासाइट कोन यानी कि परजीवी शंकु, इसका मैप इसका डिटेल्स। चौथा है आपका अम्लीय लावा शंकु, इसका मैप इसका डिटेल्स। पांचवा है क्षारीय लावा शंकु, इसका मैप इसका डिटेल्स। तो पांचों का मैप बताइएगा, पांचों के बारे में डिटेल से बताइएगा 4 लाइन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, ये तो आपका था केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। आप देख लीजिए फिशर इरप्शन से निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन है, वो आपका 2 ठो है। तो फिशर इरप्शन से निर्मित स्थलाकृतियाँ 2 ठो हैं। एक है आपका लावा पठार और एक है आपका लावा मैदान। लावा पठार क्या होता है इसके बारे में डिटेल से आपको बताया गया है 1 पेज में। फिर लावा मैदान क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बताया गया है सर के द्वारा 1 पेज में। तो इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी बारे में था। थोड़ा सा और बचा हुआ ज्वालामुखी बारे में वो देख लीजिए। थोड़ा सा बचा हुआ है कि अपर्दन के कारण निर्मित कुछ अन्य स्थलाकृतियाँ। तो जब भी अपर्दन प्रोसेस होता है तो उस अपर्दन प्रोसेस यानी इरोजन प्रोसेस के कारण कुछ कुछ जो स्थलाकृतियाँ बनती है, जैसे कि मीसा बूटे। तो मीसा क्या है, बूटे क्या है, इसका डिटेल से इसका मैप बताना है। और मैप बताने बाद इसके बारे में इसका जो विशेषता है फीचर्स है उसके बारे में बता दीजिएगा, आधा पेज में काम चल जाएगा। उसके बाद ज्वालामुखीय या फिर लावा गिरीवा, ये भी बनता है स्थलाकृति है। तो ज्वालामुखीय या फिर लावा गिरीवा ये भी कैसा ये स्थलाकृति है इसके बारे में भी आपको
बतलाना होगा। तो अपरदन के कारण यानी इरोजन के कारण भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला जैसे कि मीसे और मीसा और बूटे, इसके बारे में बतलाना होगा। मैप डायग्राम बनाकर इसका विशेषता लिखना होगा। दूसरा है ज्वालामुखी या फिर लावा ग्रीवा, इसका भी मैप बनाना होगा और इसका भी विशेषता लिखना होगा। तो इस तरह से करके जो है वो आप ज्वालामुखी वाले टॉपिक को भी समझा पाइएगा और साथ ही साथ ज्वालामुखी वाले टॉपिक को प्लेट टेक्टोनिक के साथ जोड़कर भी इससे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप उस क्वेश्चन को भी लिखने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है ना। तो आई होप ये वाला जो पॉइंट हम आपको समझाए हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो ये बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आज हम लोग जो है वो ज्वालामुखी के बारे में जाने, फिर ज्वालामुखी को प्लेट टेक्टोनिक के साथ जोड़कर हम लोग देखें। तो ये देख लिए। फिर हम लोग ये जाने कि हम लोग ये जाने कि ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं वो हम लोग देखें कि ज्वालामुखी जब क्रिया होगा तो इससे कुछ ना कुछ तो स्थलाकृतियों का निर्माण होगा ना। तो उस स्थलाकृतियों के निर्माण के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छा एक पॉइंट और देख लीजिए, सुनामी वाला टॉपिक का हम लोग कीवर्ड नहीं देखेंगे क्योंकि सुनामी वाले टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए आप उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है ना। तो आपको बताया गया था कि जो आपका यूनिट 1 है इसमें टोटल 6 टॉपिक है। कौन कौन? पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दूसरा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तीसरा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक, चौथा टॉपिक है आपका अर्थक्वेक, पांचवा टॉपिक है आपका वोल्केनोस और छठा टॉपिक है आपका सुनामी। तो हम लोग 5 टॉपिक के बारे में देख लिए हैं। सुनामी आप नहीं भी पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय बचेगा तो आप कभी सुनामी की तरफ जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। ठीक है ना। बाकी यहाँ तक आपका जो है कीवर्ड ग्रुप यूनिट 1 का जो कीवर्ड था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम लोग यूनिट 2 में चलेंगे, फिर हम लोग यूनिट 3 में चलेंगे। इस तरह से कर करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।